नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात अग्निपथ के चक्रकाल में फंसी कांग्रेस की, जिसने दिल्ली में योजना के खिलाफ सत्याग्रह चलाया है तो राजस्थान में तिरंगा रैली निकाली है। फिर बात करेंगे सेना के चक्रव्यूह में फंसे विपक्ष की, जिसने अब केंद्र की अग्निपथ योजना पर उठ रहे सवालों पर विराम लगाते हुए ये साफ कर दिया है कि ये योजना वापस नहीं होगी। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के चक्रकाल में फंसी ममता बनर्जी की, जिन्होंने अब शरद पवार की बैठक में शामिल न होने का फैसला लिया है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे नुपुर के समर्थन में आए मौलाना के चक्रव्यूह में फंसे कट्टरपंथियों की, क्योंकि जो बयान पैगंबर पर नुपुर ने दिया था उस पर सऊदी के एक मौलाना ने सहमति जताई है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात अग्निपथ योजना से बौखलाई कांग्रेस की। केंद्र की इस योजना के खिलाफ देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बसों में आग लगाई जा रही है, ट्रेनों और ट्रकों को फूंका जा रहा है और तो और गाड़ियों तक को आग के हवाले किया जा रहा है। और इन सब में उपद्रवियों को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस कर रही है। देश हित में जितने फैसले लिए जाते हैं उन सभी के खिलाफ सबसे पहले और सबसे आगे कांग्रेस पार्टी ही दिखाई देती है, क्योंकि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य ही होता है मोदी का विरोध करना। और इस बार भी कांग्रेस ने अपने मोदी विरोधी एजेंडे के तहत अग्निपथ योजना को पकड़ लिया है, जिसमें युवाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। योजना के खिलाफ तो पहले ही उपद्रवियों ने उत्पात मचा के रखा है और अब कांग्रेस पार्टी की ओर से इस योजना के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह आयोजित कर दिया गया। इस सत्याग्रह में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सचिन पायलट समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे हैं। साथ ही इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से सत्याग्रह में कोई बवाल ना काटा जाए, उसे लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई नेताओं के हाथ में तख्ती भी दिखाई दी, जिस पर लिखा था कि अग्निपथ योजना को वापस लो। इसके साथ ही कांग्रेस कमेटी की ओर से राजस्थान के जयपुर में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसे खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस लगातार खुद को फिर से वजूद में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उसके लिए फिर चाहे उन्हें राजनीति करने के लिए युवाओं को ही मोहरा क्यों ना बनाना पड़े। पार्टी के बड़े लीडर्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हैं, ईडी के दफ्तर के चक्कर मार रहे हैं। उन्हें संभालने के बजाय ये लोग मोदी का विरोध करने में लगे हैं और इसके लिए दांव पर लगाया जा रहा है युवाओं का भविष्य। देश में जो हिंसा भड़की है उसमें विपक्षी पार्टियों के कई लोगों के नाम तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन जो भ्रम कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों ने इस योजना के खिलाफ फैलाया है उससे युवाओं को भी बरगलाने का काम किया जा रहा है, जिससे राजनीति की जा सके और सरकार इन लोगों के सामने घुटने टेक दे। लेकिन एक जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस हिंसा में देश की संपत्तियों को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ ही युवाओं के भविष्य में भी आग लगाई जा रही है। यहां कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है तो वही तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों की गलतफहमी दूर कर दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने अपने साझा बयान में यह साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। साथ ही युवाओं में योजना को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसे दूर करते हुए इस योजना से मिलने वाले सभी लाभों को गिनाया गया और बताया गया कि यह योजना युवाओं के भले के लिए लाभदायी है। साथ ही जो सबसे अहम बात है वो ये कि जो लोग अग्निपथ के विरोध में हिंसा भड़का रहे हैं अब उन पर लगाम कसने की तैयारी भी कर ली गई है। सेना ने यह साफ कर दिया है कि जो लोग भी इस योजना के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं और हिंसा में जिन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है उनके लिए सेना में भर्ती के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इस योजना के तहत भर्ती कैसे होगी, इसका बैच कब शुरू होगा, इन तमाम बातों के साथ साथ इसके क्या फायदे हैं, सब कुछ इस पीसी में बताया गया। सेना की ओर से जो फैसला लिया गया है और खास तौर पर उन उपद्रवियों के लिए जो लिया गया है जो इस योजना की घोषणा के बाद अपने भविष्य की चिंता जाहिर कर रहे हैं,
ऐसे में जो भी युवा मोदी विरोधियों के बहकावे में आके देश को हिंसा की आग में झुलसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी भ्रम को पालने से पहले अब अपने भविष्य की चिंता कर लें, क्योंकि सरकार की ओर से इसका तोड़ निकाल लिया गया है और सेना ने भी साफ कर दिया है कि ये योजना अब वापस नहीं होगी। साथ ही साथ ये दिल्ली में सत्याग्रह करने वाली कांग्रेस के लिए भी मोदी का मुंहतोड़ जवाब है, क्योंकि सीएए के वक्त इन्होंने अपना मोदी विरोधी एजेंडा चलाया। फिर किसान आंदोलन के समय भी ऐसा ही हुआ, जिससे सरकार को भारी बवाल के बीच कानून वापस लेने पड़े। इससे विपक्ष ने अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक ली, लेकिन इस बार अब मोदी सरकार ने भी विपक्ष को हराने की ठान ली है। विपक्ष चाहे कितनी भी कमी इस योजना में निकाल ले, लेकिन अब यह साफ कर दिया गया है कि इस बार सरकार अपने घुटने नहीं टेकेगी। अब सरकार ने योजना पर राजनीति करने वालों को जवाब दे दिया, लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही विपक्ष अलग थलग पड़ गया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने का सपना देखा था, लेकिन शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला ने उस सपने पर भर भर कर पानी की पूरी बाल्टी ही उलट दी। पहले शरद पवार ने ममता दीदी को झूठे सपने दिखाकर राष्ट्रपति के उम्मीदवार से अपना नाम वापस ले लिया। फिर फारूक अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही कुछ किया, लेकिन इन सब से ममता दीदी तो अब नाराज हो गई हैं। तो खबर यह आ रही है कि राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार का नाम तय करने को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 21 जून को एक बैठक बुलाई है, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब इस बैठक में ममता बनर्जी की जगह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। अब इस बैठक में ममता बनर्जी शामिल क्यों नहीं हो रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो बात कुछ ऐसी है कि जिस वक्त विपक्ष के एकजुट होने की कवायद जारी थी, उस समय विपक्ष की ओर से ममता और शरद पवार के बीच सहमति के साथ ये डिसाइड हुआ था कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर शरद पवार को बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। फिर ममता बनर्जी ने भी पूरे विश्वास के साथ पवार का नाम सबके सामने रख दिया, लेकिन बाद में हार की संभावना को देखते हुए शरद पवार ने मना कर दिया, जिससे ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। इस बार विपक्षी दलों की बैठक के अगुवा पवार होंगे। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति सहित अन्य पार्टियों को एक पत्र भेजा है। ममता बनर्जी की बैठक में तो तेलंगाना राष्ट्र समिति ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार यह देखना भी दिलचस्प होगा कि जो पार्टियां ममता की बैठक से नदारद थी, क्या वो शरद पवार की बैठक में शामिल होंगी। इसके अलावा एक बात यह भी है कि विपक्ष को एकजुट करने की कवायद भी ममता बनर्जी ने शुरू की थी, लेकिन अब विपक्ष में टूट की खबरें सामने आने लगी हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की स्थिति कमजोर दिखाई पड़ रही है। ममता बनर्जी के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने का सपना तो टूटता नजर आने लगा है, लेकिन नुपुर शर्मा के समर्थन में हिंदुओं के साथ साथ अब कुछ मुस्लिम भी आते दिखाई दे रहे हैं। नुपुर के पैगंबर पर दिए गए एक बयान पर दुनिया भर में बवाल मच गया। इस्लामिक देशों ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया और नुपुर शर्मा की फांसी की मांग की जाने लगी। लेकिन इस बीच जो बात नुपुर शर्मा ने कही थी, उसे सऊदी अरब के मौलाना ने 100% सच कहा है। सऊदी अरब के मौलाना असीम अल हकीम से ट्विटर पर मौलाना फयाज नाम के एक यूजर ने नुपुर का ही बयान दोहराते हुए उसकी सच्चाई पूछी, जिस पर मौलाना अल हकीम ने सहमति जताई है। अल हकीम वही मौलाना है जिन्होंने साल 2020 में कहा था कि इस्लाम में विरोध प्रदर्शन और धरना आदि की इजाजत नहीं है। अल हकीम ने लोकतंत्र को भी इस्लाम विरोधी बताया था। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र इस्लामी शरिया के खिलाफ है। मौलाना असीम अल हकीम सऊदी अरब में जाना पहचाना नाम है और वो अक्सर टीवी और रेडियो के जरिए अंग्रेजी और अरबी में इस्लाम के बारे में बताते हैं। अमांडा फ्योगेरा नाम की एक पत्रकार ने अल हकीम से पूछा कि क्या ये सच है, आयशा जब पैगंबर से ब्याही थी वो 9 साल की थी। मैं इन्वेस्टिगेशन में पढ़ रही हूं और उसमें कहा गया है कि उस समय वो 17 साल की थी। इस पर मौलाना अल हकीम ने कहा, ये सब झूठ है, आयशा ने खुद मुस्लिमों को बताया था कि वो 9 साल की थी। ये सही बुखारी और अन्य हदीसों में भी है। हदीस अल बुखारी इस्लाम में कुरान के बाद तो सबसे भरोसेमंद हदीसों में से एक है। इसे पैगंबर की मौत के लगभग 200 साल बाद यानी 1846 ईस्वी में मौलाना बुखारी की ओर से संकलित किया गया था। कहा जाता है कि इसे संकलित करने में उन्होंने 16 साल लगाए थे। इसको संकलित करने के लिए उन्होंने लगातार यात्राएं की थी।
बुखारी का जन्म वर्तमान ईरान में हुआ था। अल बुखारी की आयतों पर मुस्लिमों का पूर्ण विश्वास होता है। ऐसे में ये जवाब अब उन कट्टरपंथियों के लिए है जो नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ दुनिया भर में बवाल मचा रहे हैं, भारत को बदनाम करने में लगे हैं। अब ये जिहादी पत्थरबाजी कर रहे हैं, नुपुर शर्मा की फांसी की मांग कर रहे हैं। क्या अब वो सऊदी के मौलाना के खिलाफ फतवा जारी करेंगे या फिर उनकी भी फांसी की मांग करेंगे? लेकिन अहम बात यह है कि जो बयान सऊदी के मौलाना ने दिया है उससे इन कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब मिला है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।